हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 8 का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 22 फेब को यानी कि 22 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन यानी कि 24 यानी कि 24 फरवरी को एसएसटी का आपका जो फाइनल का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके एसएसटी के फाइनल के एग्जाम के लिए आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करके समझने वाले हैं। और इस सैंपल पेपर से आपके फाइनल के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है बच्चों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, आपको मैं एक एक क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिर चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि ये जो पेपर है ना सैंपल पेपर, इसके सॉल्यूशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो, सॉल्यूशन जो है ना हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम कंप्लीट मार्किंग स्कीम आपके सामने मैं लेके आया हूं और सैंपल पेपर भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो चलो बच्चों, एक बार हम लोग पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। और हाँ, आप सभी बच्चों को आपके 8वीं क्लास के एसएसटी के फाइनल के एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से पेपर करना बच्चों। ओके, चलो पहले पेपर का पैटर्न देखेंगे। तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर आएगा। ठीक है, और ये 60 नंबर का आएगा। रही बात पेपर के पैटर्न की, तो ध्यान से सुनो बच्चों। पेपर जो है ना ये 6 खंड में डिवाइड होगा, यानी कि 6 पार्ट होंगे पेपर के, और कुल मिला के 14 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपका जो खंड का होगा इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके अंदर आपके 15 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू की तैयारी आपकी मैं बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, फिर खंड खा रहेगा बच्चों, इसमें 2 से लेके 5 ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 2 नंबर के। ठीक है, यानी कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन कुल मिला के आपसे पूछे जाएंगे। फिर खंड गा रहेगा बच्चों, इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे 6 और 7, ये होंगे लघु उत्तरीय 3 नंबर के। और अच्छी बात पता है क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको अथवा मिल जाएगा, चॉइस मिलेगी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, फिर आपका चौथा खंड रहेगा बच्चों 8वां और 9वां, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय 5-5 नंबर के। और ये क्वेश्चन जो अभी आपको मैं करवाऊंगा ना 5 नंबर वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की बहुत चांसेस है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखिए। फिर आपका ये 5वां खंड आ जाता है, इसमें 10 से लेके 13 ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है आपके 4-4 नंबर के। ठीक है, फिर आपका 5वां खंड होगा, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 14, लेकिन ये मैप वाला होगा बच्चों 5 नंबर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पेपर को हम 2 वीडियो में समझेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, 2 वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं एमसीक्यू समझाऊंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन समझाऊंगा, और 3 नंबर के आपके ये जो क्वेश्चन है ये समझाऊंगा। बाकी आपका जो बच जाएगा बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन, केस स्टडी वाले और मैप, ये आपको मैं सब के सब पार्ट 2 में समझाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। देखो, सेक्शन ए में आपके 15 एमसीक्यू हैं, सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के बेसिकली 4 क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के 2 ही क्वेश्चन हैं, बट यहाँ पे चॉइस भी मिलेगी। सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन हैं 5 नंबर के, और सेक्शन ई में 4 क्वेश्चन हैं आपके केस बेस्ड, और सेक्शन एफ के अंदर आपके 5 मार्क्स का मैप होने वाला है। ओके, सो आर यू रेडी बच्चों, शुरुआत करें। चलिए देखो, सबसे पहले हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे, ये जो हम 15 एमसीक्यू अभी करने वाले हैं ना, आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन जरूर सोचना कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर सही होगा, इसका ये सही होगा। तो इससे पता क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। ओके बच्चों, और हाँ, जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो मुझे स्कोर बताना बच्चों कि आपने 15 में से कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कल पेपर है और कितनी तैयारी कर ली आप लोगों ने। हैं, चलो देखो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी कौन सी विशेषता है बच्चों। संघवाद है, तानाशाही, राजतंत्र, राजकीय धर्म। आप आंसर पढ़िए। ठीक है, आंसर कीजिए। इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है बच्चों इसमें से, वो है बच्चों यहाँ पे संघवाद। अब आपको मैं बताऊं संघवाद क्या होता है। तो जैसे भारत है,
भारत के लिए संघवाद का मतलब ये है कि इसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो दो स्तर पे किया है। एक केंद्रीय लेवल पे जिसके हाथ में पूरा देश होता है जैसे हमारी केंद्र सरकार, एक होती है राज्य लेवल पे यानी कि जिसमें एक राज्य अंडर में आता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना संघवाद का क्या अर्थ है? संगठित रहने का विचार जिसमें केंद्र और राज्य सरकार आती है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना फेडरलिज्म, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों? ठीक है, एक होती है लोकसभा जिसकी लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है, लेकिन राज्यसभा की कौन करता है भाई? ठीक है, तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो करते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन क्या है? हु प्रेजाइड्स ओवर द राज्यसभा? तो ये करते हैं बच्चों द वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। अब देखो ये ना बहुत ही आसान प्रश्न है कि जैसे भारत में अगर हमें कोई भी 200 रुपए का नया नोट जारी करना है, 200 रुपए का, 2000 का, 5000 का, 10 रुपए का, कोई भी नया नोट जारी करना है। ठीक है, तो ये निर्णय किसके पास होता है कि ऐसा नोट जारी होगा या नहीं? किस सरकार के पास में होता है? क्या ये देखो चुनाव आयोग कोई सरकार नहीं है और केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी कोई सरकार नहीं है। सरकार होती है केंद्र और राज्य। ठीक है, तो या तो केंद्र सरकार जो है फैसला लेगी या तो राज्य लेगी। अब आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को करने की। जैसे 200 रुपए का नोट है, पूरे भारत में लागू होगा। अब राज्य तो भाई किसी एक राज्य को देखेगी, बिहार की राज्य सरकार है तो बिहार को, हरियाणा की है तो हरियाणा को, है ना। लेकिन केंद्र क्या होती है? पूरे भारत को देखेगी। तो ऐसे में पूरे भारत में लागू करने हैं तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बच्चों, मैं आपको ना थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि क्वेश्चन के अंदर से जो आउटपुट निकले वो आपके दिमाग में बैठे और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इजीली आप कर पाओ। ओके बच्चों, अब इंग्लिश में देख लेंगे कि विच गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर नोट ऑफ 200 रुपीज डोमिनेशन शुड बी इश्यूड इन द इंडिया और नॉट? तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। क्लियर है बच्चों? चलो अगला देखेंगे। अब देखो, अनुज को एक विशेष राज्य होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज को किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? बच्चों अब ध्यान से सुनो। देखिए अनुज जो है ना वो एक विशेष राज्य होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से उसे रोक दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसको अनुच्छेद 370 दिया हुआ है यानी कि विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे उसे काम करने के लिए मना कर दिया जाए, इवन चाहे कहीं पे भी किसी भी भारत के राज्य में कहीं पे भी उसको काम करने से रोका जाए, तो ये उसके किस मौलिक अधिकार का हनन है बच्चों? ठीक है, तो आपको पता है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता वाला, ये उसका हनन है बच्चों। किसका? फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों। अब कैसे? हमारा जो अनुच्छेद नंबर 19 है ना बच्चों, अनुच्छेद नंबर 19, उसमें ये बात कही गई है कि हम कहीं पे भी भारत में आ जा सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सभा कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कोई ऐसा रोकता है तो ये हमारे इसका हनन होगा। ओके बच्चों, अब सेम इसको इंग्लिश में देखेंगे कि अनुज बीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन अनदर स्टेट विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ अनुज इज बीइंग वायलेटेड, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से न्यायपालिका क्या करती है? यानी कि जो हमारी कोर्ट होती है वो क्या करती है भाई? कोर्ट क्या करती है? किसी के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा करती है। अब न्यायिक समीक्षा, बच्चों मतलब समझ लो पहले न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है। देखो आपको पता है कि हमारे देश में ना कई तरीके की कोर्ट्स हैं। मैं एक पिरामिड बनाता हूँ जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो नीचे वाली कोर्ट से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। एक होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर होती है हमारी हाई कोर्ट, है ना, और सबसे ऊपर जो होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है जैसे किसी को ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वो उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो हाई कोर्ट के फैसले पे निरीक्षण करेगी, ठीक है, फैसला सुनाएगी, तो इसको हम न्यायिक समीक्षा कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करती है। अब ये कैसे बच्चों? तो जैसे आपको पता होगा तो हमें ना 6 मौलिक अधिकार मिले बच्चों। कितने? 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, है ना। तो इसमें से ना जो हमारा आखिरी वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें बच्चों ये बात कही गई है कि अगर उल्लंघन हो किसी भी मौलिक अधिकार का तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये हमारे उसको लागू करने के लिए प्रावधान करेगी, है ना, आदेश जारी करती है, जिसे रिट वगैरह हम लोग कहते हैं। तो बच्चों न्यायपालिका के ये सारे काम होते हैं,
विवादों को निपटाती है, न्यायिक समीक्षा करती है, मौलिक अधिकारों को हनन जो होते हैं उसको रोकती है ना। तो क्या होगा बच्चों, डी वाला हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जुडिशरी। बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको हमारा यह प्रयास जो कि हम आपको इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी मेहनत करें। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, क्योंकि अभी आपको हम 8वीं पढ़ा रहे हैं, इसी चैनल पे हम आपको 9th भी पढ़ाएंगे आने वाले टाइम पे। और 9th की तैयारी बच्चों लाजवाब आपको मैं करवाऊंगा, 1 नंबर की, कि आप 80 में से किसी भी सब्जेक्ट में 70-75 नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को और भी पाने के लिए। अभी आपके जो और सब्जेक्ट बच्चे हैं उनकी वीडियोस आएंगी, चिंता मत करो। ठीक है, आप अपने नंदू भैया पे एकदम ट्रस्ट रखिए, पास करा ही देंगे आपको आसानी से, अच्छे नंबर भी दिलवाएंगे। ओके, तो चलो बच्चों देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का निषेध करता है, यानी कि जो छुआछूत होती है ना उसको बेसिकली खत्म करता है। तो हमारा जो समानता का अधिकार है बच्चों, ठीक है, मैं आपको ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ताकि अगर पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाए तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, जैसे कि हमारा जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। तो पेपर में आ जाए ना कि किस अनुच्छेद में बच्चों, तो बताना 14 से 18 में। तो जो अनुच्छेद 17 है ना बच्चों हमारा ये वाला, इसमें कहा गया है कि छुआछूत यानी कि जो अस्पृश्यता है इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड अनटचेबिलिटी, तो कौन सा, आर्टिकल 17। ओके बच्चों, चलिए 7वां क्वेश्चन, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे। बच्चों ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि कोई पुस्तक वगैरह जो थी इसके लेखक कौन थे। ठीक है, तो जल्दी से सोचो, इसके लेखक थे विष्णु भट्ट गोडसे। कौन, विष्णु भट्ट गोडसे। तो हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माझा प्रवास, तो विष्णु भट्ट गोडसे। ओके, चलो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां वाला। ठीक है, और 8वें में हमें ये बताना है बच्चों कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई, इसमें जो नवाब थे सिराजुद्दौला, आखिर इनकी हार क्यों हो गई थी, क्या कारण था बच्चों इनकी हार का। तो इनकी हार का जो मेन कारण था ना वो बच्चों ये था कि जो मीर जाफर की टुकड़ियां थी, ठीक है, मीर जाफर की टुकड़ियां, इसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसीलिए तो उसको वो कमजोर पड़ गया और हार गया था वो, है ना, दैट्स वाई। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द डिफीट, रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ द प्लासी, दैट इज द फोर्स लीड बाय मीर जाफर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल, दैट्स वाई, वो हार गया था बच्चों। ओके, चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बच्चों कि निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है। बच्चों देखो, वैसे तो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो मुख्य संस्थापक हैं वो हैं विलियम जोन्स। कौन है, विलियम जोन्स। लेकिन यहाँ पे देखो अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर किसी में भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब ये 1 नहीं दे रखा ना, तो अब हम 3 को करेंगे, क्योंकि विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलैंड और हेनरी थॉमस, इन तीनों ने मिलकर की थी फिर। ठीक है, वैसे मुख्य तो विलियम जोन्स ही हैं, बाकी ये दोनों भी इनके साथ ही थे। तो मतलब कि जो सी वाला होगा ना 1 2 3, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सेम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों तो कौन सा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो तीनों हैं। ठीक है, सी वाला। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10th वाला। इसमें है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। तो बच्चों बंगाल का डिवीजन कब हुआ था, 1905 में। जी हाँ, कब हुआ था बच्चों, 1905 में। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में बिताए थे बच्चों। ठीक है, तो अंतिम वर्ष बहादुर शाह जफर ने अपने किस जेल में बिताए थे बच्चों, उसे किस जेल में कैद करके रखा गया था। जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा, जल्दी सोचो कौन सी जेल में बहादुर शाह जफर को रखा गया था, रंगून जेल। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, क्या है, रंगून जेल। ये वाला जो हो जाएगा ना कि इन विच प्रिजन द बहादुर शाह जफर स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, रंगून जेल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 12वां कि बंगाल में पहली ईस्ट इंडिया फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे पर स्थापित की गई। तो बच्चों सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है, ये कहाँ पे लगी थी 1651 में, किस नदी के किनारे बच्चों,
फटाफट से सोचिए। तो देखो सबसे पहले फैक्ट्रियाँ वगैरह पता है किधर, जो हमारा कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है, इधर की तरफ बसाना शुरू हुई थी। और इधर जो नदी बहती है वो है हुगली। ठीक है, तो बारहवीं का क्या हो जाएगा, बारहवीं को हो जाएगा बच्चों आपका हुगली। ठीक है, ए वाला। सेम इसी तरीके से देख लेंगे यहाँ पे कि द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1651 एट द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। ओके बच्चों, चलो अब है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 13। इसमें पूछा गया है कि आप्रवास किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आप्रवास किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जब भी व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति किसी नए देश में चला जाता है उसे बोलते हैं आप्रवास। क्या बोलते हैं, जब जैसे आप हो, आप अभी जहाँ रहते हो वहाँ से किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं, दूसरे देश में चले जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा, है ना। दैट इज, तो व्हाट इज इमिग्रेशन, व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ न्यू कंट्री और न्यू स्टेट, ये कहलाएगा आप्रवास। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो सुनहरा रेशा कहे जाने वाली फसल कौन सी है बच्चों, बिल्कुल फसल वो कौन सी है, पटसन। बहुत अच्छे, पटसन जो होती है ना, इसको सुनहरा रेशा वाली फसल कहते हैं। तो विच क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, दैट इज जूट। जूट को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमारा ना एक अभिकथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो क्या कहा गया है, जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। सही बात है, जल ना एक नवीकरणीय संसाधन होता है। दूसरा, पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। तो बच्चों जहाँ तक मुझे लगता है ना, इसका जो आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए वो ए वाला होना चाहिए, क्योंकि देखो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जल ग्रह कहते हैं, ये भी सही है ना। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये सही भी है और व्याख्या भी करना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है इसका बी वाला भी हो जाए, क्योंकि पता है जल ग्रह, हम पृथ्वी को जल ग्रह कहते हैं, इसके पीछे यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो इसे जल ग्रह, इस पे जल है इसलिए कहते हैं। तो दैट्स वाई मेरे हिसाब से अब जो इसका आंसर है वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि व्याख्या नहीं है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया। तो वाटर इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। ठीक है, अब बच्चों आपसे मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है सर जी, अभी अभी आपको मैंने ये जो पढ़ाया, ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए मैंने, ठीक है, आप सारे के सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि इन 15 MCQ में से, ठीक है, आप सभी बच्चों ने कितने ऐसे MCQ थे जिनका आंसर आपने सही सोचा अपने दिमाग में, या फिर सही से आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे और कमेंट करेंगे। ओके, चलो बच्चों अब हम शुरुआत करेंगे अपने अगले खंड की। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, खंड खा है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। अब इसमें 2 नंबर के हमारे टोटल 4 क्वेश्चन हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अगर आपको चावल के बारे में नहीं पता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब चावल की खेती कैसे होती है और गेहूं जो है उसकी खेती कैसे होती है, इसके लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, भौगोलिक स्थिति, किन स्थितियों में इसको किया जाता है वो बताइए। तो सेम इसी क्वेश्चन को पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, फिर आंसर बताऊंगा। तो एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो दोनों को पढ़ते हैं बच्चों। देखो आंसर आपका ये रहा, ध्यान से देख लेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तो चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है, कौन कौन सी। सबसे पहली तो चावल को ना उच्च तापमान चाहिए होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, और साथ ही उच्च आर्द्रता और वर्षा भी चाहिए, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए इसे, और जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि चावल ना बहुत सिंचाई मांगता है। इसीलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में की जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में। इसीलिए आपने देखा होगा चावल की खेती खास करके साउथ कंट्रीज, साउथ जो ना हमारे स्टेट्स हैं वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि उधर समुद्र भी है, नदियाँ भी बहुत सारी होती हैं, है ना। दैट्स वाई चावल की खेती के लिए ये दशाएं होती है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों हमारा कि गेहूं यानी कि जो व्हीट है इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए बच्चों। तो देखो जब गेहूं को बोया जाता है और जब गेहूं बड़ा हो रहा होता है तो उसे उस समय ना मध्यम तापमान चाहिए। कैसा, मध्यम तापमान, और वर्षा की तो आवश्यकता होती है। लेकिन जब कटाई हो रही हो इसकी, ठीक है, जब फसल की कटाई हो गेहूं की, तो इस समय तेज धूप चाहिए होती है। ठीक है, गेहूं जो है ना वो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। ओके बच्चों, तो भौगोलिक दशाएं आपको पता चल गई ना व्हीट कल्टीवेशन की, और इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं। ओके,
चलो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है हमारा कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए विलय की नीति का महत्व बताइए। बच्चों विलय की नीति एग्जाम में जरूर आ सकती है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि क्या नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो आओ बच्चों समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखो उत्तर नंबर 3 है हमारा विलय की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ मर्जर भी कह सकते हैं इसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कह सकते हैं, ठीक है। देखो ब्रिटिश सरकार के अनुसार विलय की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। किसने अपनाई थी बच्चों? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके तहत यदि किसी रियासत का शासक निसंतान मर जाता था, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं है, कुल मिला के उसका जो है ना कोई वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रियासत को अपने अधिकार में ले लेगी। यानी कि अगर जैसे किसी का राजा है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी ये ए नाम की रियासत ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये ए रियासत का जो राजा है उसका कोई बेटा भी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, कोई भी वारिस नहीं है इसका, है ना। तो अब क्या होगा, जैसे इसकी डेथ होगी तो इस रियासत पे किसका हक हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ऐसे ही करके झांसी, सतारा, नागपुर, न जाने कितनी रियासतों को ब्रिटिशर्स ने अपने में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। पॉलिसी ऑफ मर्जर आपकी ये थी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 4th, कृषि आधारित उद्योग के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों जो कृषि आधारित उद्योग हैं, ठीक है, वो राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है चीनी उद्योग तथा वस्त्र उद्योग। चीनी उद्योग जैसे कपास, वो गन्ना होता है ना, गन्ना से ही तो चीनी बनती है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग जैसे कपास वगैरह हो गया, तो शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो एक तरफ बच्चों दल का नाम है, एक तरफ सांसदों की संख्या है। तो एक है विकास संघ, फिर है व्यापार पार्टी और एक संगम पार्टी, ठीक है। ये इनके जो सांसद हैं इनकी संख्या दी गई है। तो कुल मिला के सांसद कितने बच्चों? 10 है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होगी? तो आप सभी को पता है बच्चों, हमें बहुमत चाहिए होता है। तो कितना? 50% से 1+, यानी कि आधे से ज़्यादा। जैसे 110 है, ठीक है, कितना है? 110। तो इसका आधे से ज़्यादा कितना होगा? अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 55, है ना। तो इसमें एक और जोड़ दीजिए। एक इसलिए क्योंकि ये तो आधा हो गया ना, अभी एक जोड़ देंगे तो 56, यानी कि हमें कितने सांसदों की आवश्यकता है बच्चों? 56 की आवश्यकता है, ठीक है। आगे सरकार बनाने को किसी एक संभावना की व्यक्त कीजिए, यानी कि इसमें ना ऐसी कौन सी पार्टी है जो सरकार बना सकती है, ठीक है। तो देख लेते बच्चों एक बार। देखो बहुमत के लिए क्या चाहिए? 56 सांसद चाहिए। अब जो हमारा विकास संघ है ना, विकास पार्टी, ये वाली जो ये है ना, इसके पास 50 सांसद हैं। तो ये जो है ना किसी के साथ में भी गठबंधन जो है कर सकता है, चाहे वो व्यापार पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, इसके साथ में ये संगठन जो है ना गठबंधन करके सरकार बना सकता है ना, इस तरीके से। ओके बच्चों, अब यहीं हम इसको इंग्लिश में देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हाउ मैनी MPs आर नीडेड फॉर मेजोरिटी। तो यहाँ पे देखेंगे ये 110 है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55, इसमें एक जोड़ दीजिए 56, ठीक है। अब मेंशन एनी पॉसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। तो बच्चों ये जो विकास संघ है ना, ये व्यापार पार्टी के साथ में जो है ना वो कर ले, क्या बोलते हैं, गठबंधन तो बना लेगा। जरूरी नहीं है व्यापार पार्टी के पास में, ये संगम पार्टी के साथ में भी कर सकता है संगठबंधन, जरूरी नहीं है। बस इसे क्या है 56 तक वो चाहिए बहुमत, बस हो जाएगा इसका काम, है ना। चलो एक किसी में अथवा वाला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि 1885 में जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने क्या प्रमुख मांगे जो थी वो ब्रिटिश कंपनी के सामने रखी थी, ब्रिटिश सरकार के सामने, ठीक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चों। व्हाट आर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो वो क्या थी बच्चों, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो देखो बच्चों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई मांगें, देखो क्या मांगें थी। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस ने प्रशासन में भारतीयों की उच्च भागीदारी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है ना उसको चलाने के लिए भारत के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। भारत के जो लोग हैं
इंडियंस जो है ना, इनकी नियुक्ति उच्च पदों पे करो, ठीक है। टैक्स थोड़ा कम करो और जो हमारे भारतीय उद्योग है इनको संरक्षण दो। आप जो ये कंपनियां वगैरह मंगाते हो ना भारत में अपने इंग्लैंड से, ठीक है, इसको थोड़ा कम करो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दो, और जैसे तुम गलत कुछ करते हो तो हमें उसके बारे में कहने का हक तो दो, है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। न्याय में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज हैं वो न्याय तुम्हारी तरफ होगा, भाई न्याय उसकी तरफ होगा जो सही होगा, है ना। इसके अलावा जो विधान परिषद है इनमें भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ाने जैसी मांगे रखी थी, है ना बच्चों, जिससे कि भारतीयों के अधिकार बढ़ सकें। तो ये वो मांगे हैं बच्चों जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी इस तरीके से, ठीक है। देखो हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख रखा हुआ है, हिंदी में आपको मैं समझा दूंगा। इंग्लिश मीडियम का अगर कोई बच्चा देख रहा है इस वीडियो को तो वो पढ़ सकता है, सारी जो डिमांड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलो बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो ये वाला खंड था वो पूरा हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले खंड को, ठीक है, जो कि है हमारा यहाँ पे खंड नंबर गा, ठीक है। कौन सा है? खंड नंबर गा। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या है? खंड नंबर है गा। अब इसमें हमारे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन देखेंगे, तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है ना। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, दोनों में ही आपको अथवा दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है, शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों एक तो शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचार बताने हैं, या फिर दूसरा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं इनके विचार बता दीजिए शिक्षा के बारे में, या तो महात्मा गांधी के या तो रविंद्रनाथ टैगोर के। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए एक बार, फिर आपको मैं आंसर करवाऊं जल्दी से। देखो सेक्शन सी है, अब इसमें क्या कि एक्सप्लेन महात्मा गांधी व्यूज ऑन एजुकेशन, और एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर्स व्यूज ऑन एजुकेशन, है ना। तो हम इसको ना बहुत ईजी तरीके से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। खंडगा शुरू हो चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी व्यू ऑन एजुकेशन वाज, ठीक है, हम लिखेंगे महात्मा गांधी जी का शिक्षा पर विचार था कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित ना रहे, यानी कि शिक्षा ऐसी ना हो जो सिर्फ हमारे दिमाग को विकसित करे, बल्कि ऐसी हो जो एक व्यक्ति के अंदर नैतिक, शारीरिक और व्यावहारिक कौशल भी सिखाए। इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी कि नई तालीम पर जोर दिया, जिसमें मातृभाषा में, हमारी जो भारत की मातृभाषा है हिंदी, इसमें शिक्षा दी जाएगी लोगों को, बच्चों को, ठीक है। हाथों के काम के द्वारा सीखना, यानी कि हम प्रैक्टिकल जो है अपने हाथों के द्वारा काम को सीखेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट, इसको इन्होंने इंपॉर्टेंट दी थी। इससे पता है क्या होगा, इससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से उसका विकास होगा बच्चों, ठीक है। ये विचार थे महात्मा गांधी के एजुकेशन पे, ओके। अगले व्यक्ति हैं बच्चों हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो इनके शिक्षा के प्रति क्या विचार थे, आइए पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति और स्वतंत्रता से जोड़कर देखा, यानी कि वो कहते हैं कि जो शिक्षा है ना वो हमारी प्रकृति से और हमारी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता, इससे जुड़ी हुई है। उनका ये मानना था कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टैगोर जी कहते हैं शिक्षा जो है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, ये आर्ट यानी कि कला, आत्म अभिव्यक्ति यानी कि खुद को अभिव्यक्त कर पाना, ठीक है, सेल्फ कम्युनिकेशन, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो किताबी ज्ञान ही नहीं है केवल, ये आपके अंदर रचनात्मकता, कला, आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जहां पर खुली हवा में प्राकृतिक वातावरण से सीखने पे जोर दिया, ठीक है। जो शांति निकेतन इन्होंने बनाया था ना बच्चों, यहाँ पे जब ये पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप वातावरण से सीख रहे हैं, एकदम खुला हुआ था। इसीलिए इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानवता, आध्यात्मिकता और स्वतंत्र सोच को विकसित करना होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर है बच्चों, ओके, आ गया होगा समझ में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलो अब यहाँ पे बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा की विशेषताएं लिखिए, लोकसभा की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे एक बार कि मेंशन द राज्यसभा एंड मेंशन द फीचर ऑफ लोकसभा। अब बच्चों एक चीज़ ना मेरी बड़े गौर से सुनो, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रश्न जैसे अभी तो है आपका राज्यसभा की विशेषताओं का मात्र कितने नंबर में, 3 नंबर में, और लोकसभा की विशेषताओं का 3 नंबर में। क्या हो बच्चों जब आपसे यही प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, है ना। और देखो इससे ना 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो राज्यसभा के बारे में ये बनेगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं,
ठीक है। एक ये बनेगा बच्चों कि राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने साल में होते हैं, क्या पावर वगैरह है, सारी चीज़ें। तो बच्चों मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है ना राज्यसभा का और लोकसभा का A to Z समझाऊंगा पूरा टॉपिक, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ओके, तो देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, बड़े ध्यान से, आपको ना सब समझ में आ जाएगा। पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग लोकसभा की शक्तियों की, ठीक है। लोकसभा के बारे में पहले हम बात करेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। देखो बच्चों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इसका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव आम जनता करती है, वयस्क मताधिकार जो मतदान होता है इसकी प्रक्रिया के द्वारा। अर्थात जैसे आपने देखा होगा अभी चुनाव हुए थे ना, तो ये चुनाव बेसिकली ऐसे ही माने जाते हैं, है ना। तो जब हम अपने वोट के अधिकार को उपयोग करके किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं वो लोकसभा में जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने अपना प्रतिनिधि भेजा है ना चुन के वोट के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है, इसलिए इसको हम निचला सदन बोलते हैं, यानी कि इसे हम आम जनता का सदन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब ये जो लोग चुन के जाते हैं ये ना 5 साल के लिए, कितने, 5 साल के लिए जो है शासन करते हैं। जैसे हमारे नेता लोग नहीं है, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो 5 साल के लिए बने, है ना। और इससे पहले पूरी भंग भी हो सकती है, जैसे कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, या फिर मान लीजिए कि किसी ने जो है बहुमत खींच लिया उनसे, तब, ठीक है। अब ये जो लोकसभा की जितनी बैठक होती हैं, कोई अध्यक्ष होगा इसका? हाँ, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, उसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कितनी अधिकतम संख्या होती है बच्चों? 552 होती है, और आज के टाइम पे 543 है। ओके, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी, इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। अब देखो इसकी शक्तियां क्या होती हैं? जो हमारी संघ सूची है बच्चों, अब ये आप कहोगे संघ सूची क्या होती है? संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें ना पूरे देश के हित के मामले शामिल होते हैं, जैसे कि देश की रक्षा, विदेश के मामले, विदेश के संबंध, ऐसे करके, है ना। और संवति सूची, इस पे ये कानून बनाती है। और जो धन विधेयक होते हैं और समान विधेयक होते हैं, इन सभी को प्रस्तुत करती है, पारित करती है। ये संविधान के संशोधन को भी पारित करती है, ये आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति भी देती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये उनका चुनाव भी करवाती है, ठीक है। और चुनाव करवाने के साथ साथ उनको हटा भी सकती है, ठीक है। देखो एक तो क्या है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो लोग होते हैं उनको भी चुनने में मदद करती है, और साथ ही साथ ये इन सभी को हटा भी सकती है। एक प्रक्रिया कहते हैं इसको, महाभियोग, उसके माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत ही डीपली जाके मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। अब इंग्लिश मीडियम का जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इंग्लिश में सारे पॉइंट को पढ़ें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा राज्यसभा के बारे में, ठीक है, राज्यसभा के बारे में। तो बच्चों राज्यसभा का चुनाव पता है क्या है? इसे हम नहीं करते हैं, फिर कौन करता है सर? जिसे हम चुनते हैं लोकसभा के लिए, वो जाके इनका चुनाव करता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद इसे कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें हमारा कोई रोल तो होता नहीं है। अब जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है? अभी एमसीक्यू में आपको करवाया था, उपराष्ट्रपति। अधिकतम इसकी संख्या होती है बच्चों 250, और वर्तमान में है 245। बच्चों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, ये वैसे तो 6 वर्ष का माना जाता है, यानी कि 6 वर्ष तक राज्यसभा वो चलती है, लेकिन इसमें ना एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये ना एक स्थायी सदन है। स्थायी का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी तरीके से कभी खत्म नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है ना प्रधानमंत्री के पद से हटते ही, लेकिन ये कभी भंग नहीं होती, इसीलिए ये स्थायी है। और इसमें ना 1/3 जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव 2 साल के लिए होता है, हर 2 साल में। जैसे मान लीजिए कि ये ना 6 साल का ना पीरियड इनका टेन्योर है, तो इसमें से ना 1/3 जो सदस्य होंगे, एक नहीं, हाँ 1/3 सदस्य, इनका चुनाव हर 2 साल में होगा बच्चों, हर 2 साल में, ठीक है। इसीलिए अब ये सामान्य विधेयक को विचार करती है, पारित करती है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लागू नहीं कर सकती, प्रस्तावित कर सकती है, ये है इसकी शक्ति। संवैधानिक संशोधन, हाँ ये पारित कर सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, हाँ ये जरूरी है बच्चों, एमसीक्यू में आएगा कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो इसका प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। इस चीज को याद कर लेना बच्चों, कहाँ पे आएगा? केवल राज्यसभा में। ओके बच्चों, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देखें,
पावर ऑफ राज्यसभा। तो बच्चों राज्यसभा की क्या पावर है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, समझ गए समझ गए समझ गए। तो फाइनली बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे अब हम पूरी कर देते हैं। बाकी देखो अभी ना आपके कई क्वेश्चन बच गए, जैसे कि खंड घा रह गया आपका अभी, ठीक है, और ये 5वां खंड आपका केस आधारित वाला रह गया, और अभी तो आपका जो मैप वाला खंड है, देखो ये मैप है ना आपका, इस मैप के क्वेश्चन जो हैं ये रहे, ये भी बच रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बच्चों आपको मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में करवाऊंगा। पार्ट 2 का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा बच्चों, या फिर यहाँ पे ना आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने सभी दोस्तों में, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 8वीं के साथ साथ हमसे 9th भी पढ़ना चाहते हो, और 9th तो हम आपको बहुत अच्छी पढ़ाएंगे, बहुत बहुत अच्छी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलेंगे बच्चों आपसे अगले सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।